नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। बिहार के साबिक सीएम जीतन राम मांझी एनडीए में बाकायदा तौर पर शामिल हो गए हैं और उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर इंतखाब लड़ेगी। मांझी को अपने पाले में करने से क्या बीजेपी को फायदा होगा या फिर एनडीए में रस्साकशी मजीद बढ़ जाएगी? सीटों की तकसीम को लेकर अभी से एलजेपी और लोक समता पार्टी ने बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है और उधर लालू ने यह कहकर बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं कि एनडीए पहले अपने वजीर आला के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करे। अगर बीजेपी किसी के नाम का ऐलान करती है तो पार्टी में बगावत के सिर उठना लाजमी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बीजेपी जेडीयू आरजेडी इत्तेहाद से कैसे लड़ेगी? इन्हीं मौजूदात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मुफ्ती जिलानी साहब और इसके अलावा हम कुछ लीडरान से फोनलाइन पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। बिहार के साबिक वजीर आला जीतन राम मांझी जल्द ही एनडीए का बाकायदा तौर पर हिस्सा बन सकते हैं। बीजेपी सदर अमित शाह से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने बिहार में मिलकर इंतखाब लड़ने की बात कह दी है। मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि बिहार में नीतीश लालू के इत्तेहाद के खिलाफ बीजेपी मिलकर इंतखाब लड़े। हालांकि सीटों की तकसीम पर क्या बात हुई इस बारे में जीतन राम मांझी ने बताने से इनकार किया है, लेकिन मांझी ने यह जरूर कहा है कि वो अपनी पार्टी की कोर कमेटी में इस मामले में तबादला ख्याल करेंगे और उम्मीद है कि 15 जून के बाद सीट शेयरिंग पर कोई फार्मूला तय कर लिया जाएगा। हम लोग उस गठबंधन को डिफाई करें, उसके लिए हम लोगों को जहां तक जैसे जो कन्विंसिंग एटीट्यूड से जो भी करना होगा एक दूसरे को मदद करेंगे। अभी सिर्फ यही बात है। अभी कोई सीट का हम लोग ये नहीं किया है। 15 तारीख को हम कोर कमेटी की बैठक पटना में करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग विचार कर रहे हैं कि कहां कहां हमारा सीट बढ़िया बन रहा है। वैसे हमारी तैयारी 200 से 400 सीट पर है। वहीं जीतन राम मांझी को अपने खेमे में शामिल करने पर बीजेपी की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। बिहार में एनडीए के इत्तेहादी पार्टियां एलजेपी और लोक समता पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही हैं। बिहार की 243 सीटों में जहां एलजेपी सदर रामविलास पासवान 80 सीट मांग रहे हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उनकी पार्टी को 40 सीटें मिलें। जराये ये बता रहे हैं कि मांझी ने भी अमित शाह से 50 सीटों का मुतालबा किया है, जबकि बीजेपी पहले यह कह चुकी है कि वो 178 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी पसुपेश में पड़ गई है। बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के साथ आने के बाद रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है। बिहार बीजेपी के इंचार्ज नीतीश कुमार के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। मुफ्ती जिलानी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, जैसे जैसे कुनबा बड़ा होता है परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। एनडीए का कुनबा भी बड़ा हो गया है। जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात के बाद वाजे कर दिया है कि वो बिहार के असेंबली इंतखाबात में एनडीए के साथ लड़ेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग और दूसरा जो मामला है उसको लेकर के परेशानी बढ़ती है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से रामविलास पासवान और फिर उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही से दबाव बनाया है, तो ये जो कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का इत्तेहाद है उसके लिए ये नुकसानदेह होगा या फिर किसी न किसी तरह का फायदा मिल गया इनकी जो रस्साकशी है इसका? देखिए, ऐसा है कि एनडीए जो अपना परिवार बढ़ा है उसका सीधा सीधा मकसद यह है कि जो छोटी जातियां हैं, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, उसका वोट शेयर बीजेपी में बहुत ज्यादा नहीं है। बीजेपी को अभी जो लोकसभा भी इलेक्शन में भी जो समर्थन मिला वो अगड़ी जातियों का ज्यादा मिला और अभी भी उसका समर्थन बिहार में जो है वो उन्हीं का ज्यादा है। इसीलिए वो एनडीए के कुनबा रामविलास पासवान को लाए दलित वोटों के लिए लोकसभा चुनाव में, कुशवाहा को लाए और उसके नीतीश के बाद जब नीतीश चले गए तो कुशवाहा उनकी पार्टी में उनके बिल्कुल सही बात है। तो तय बात है कि जिस तरह से कुशवाहा, रामविलास पासवान और फिर उसके बाद अब मांझी जुड़ गए तो इससे पसमानदा और दलित का जो वोट बैंक है वो मजबूत हुआ एनडीए का। तो वो एनडीए को मिलने, इसीलिए पसोपेश में भाजपा का जो हाईकमान न्यू है कि अगर उन्होंने इनको नाराज किया, इन लोगों को अगर मन मुताबिक, हालांकि जितनी सीटें वो मांग रहे हैं ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि 50 सीटें जितना मांझी को मिल जाएं, 80 सीटें पासवान को मिल जाएं, 40 सीटें, तो भाजपा कितनी सीटों पर लड़ेगी फिर? जी, भाजपा मैं समझता हूं 150 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 243 में से 150 जब घट जाती है तो बाकी सीटों में वो सीट शेयर करने की
स्थिति में होगी। लेकिन इस पर भी भाजपा के अंदरूनी हालात, भाजपा के ज्यादातर तबका चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम लोग लड़ें, और भाजपा का हाईकमान भी ये चाहता है कि हम इतनी सीटों पर लड़ें और इतने सीटें जीत के आए कि हम अपने बल पर सरकार बिहार में बना सकें, ना कि एनडीए के सहयोगी साथियों के साथ। एनडीए के सहयोगी को सिर्फ वो वोट फायदा हासिल करने का भी उनका प्लान है, और कोशिश उनकी ये हो रही है कि वो किसी तरह से 100 सीट से ज्यादा जो है जीत जाएं चुनाव में, ताकि उनका प्रेशर रहे और साथ ही लोग बहुत ज्यादा प्रेशर उन पर बिल्डअप ना कर पाएं। बिल्कुल सही कहना है आपका। और इसी के साथ जेडीयू के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट अली अनवर साहब हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अली अनवर साहब, जीतन राम मांझी ने मुलाकात की अमित शाह से और इस बात का पूरा इम्कान है कि उनकी जो पार्टी है वो एनडीए के साथ इंतखाब लड़ेगी मिलकर के। तो जैसे जैसे एनडीए का परिवार बड़ा होता जा रहा है, क्या आप लोगों का जो अलायंस है 3 पार्टियों का, उसके लिए अच्छी खबर है या फिर कोई मजबूती और हो रही है बिहार में? क्योंकि बैकवर्ड वोट काफी कुछ है, मानी रखता है बिहार के इलेक्शन में। रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और अब जीतन राम मांझी भी एनडीए में शामिल हो रहे हैं। देखिए, हम लोग जो बात कह रहे थे पहले से, जी वही बात हुई। हम लोग कह रहे थे कि ये जीतन राम मांझी अपने कुछ नहीं है, इनकी कोई एंटिटी नहीं है, ये बीजेपी के आरएसएस के रिमोट कंट्रोल पर हैं, उनके मोहरे हैं जी। वो इनका किस तरह से इस्तेमाल करती है, अलग से इनको लड़ाती है कि इनको अपने एनडीए में शामिल करती है, ये उनको डिसाइड करना है, इनकी मर्जी पर कुछ नहीं है। तो इसीलिए इनके बारे में अच्छा हुआ कि ये बीजेपी में चले गए, ऐसा तस्वीर साफ हो गई जी। ये ढोंग करने का ये मौका नहीं मिले कि मैंने हम ये नहीं है, तो वहां तो सीधा सीधी लड़ाई है। एक तो जो अमन पसंद लोग हैं, तरक्की पसंद लोग हैं, और दूसरे तरफ जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो झगड़ा लगाने वाले लोग हैं मजहब की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर, उन लोगों के बीच की लड़ाई है। अब जनता, बिहार की जनता समझती है जी। और उनको ये करेंगे, ये कोई टिकेंगे नहीं। जो अलायंस बना है, जो जेडीयू का, आरजेडी और कांग्रेस, लेकिन इन लोगों के शामिल होने के बाद जो पसमानदा वोट है, दलितों का वोट है, वो थोड़ा सा आपके अलायंस की तरफ कम होता हुआ नजर आ रहा है। अरे भाई, हम लोग गांव की, किसान की, गरीब की पार्टी है, चाहे हम लोग हों, चाहे लालू यादव की पार्टी हो। हम लोगों से ज्यादा कोई पसमानदा और गरीब के बीच और किसान मजदूर के बीच में है। ये लोग तो ऊपर वाले लोग हैं, प्रचार वगैरह तो इनको बहुत मिलता है और पैसा है, तो पैसा का खेल है, अफवाह फैलाने का खेल है, यही सब है। तो बिहार इन सब लोगों को, एक बार लोग झांसे में आ गए, अब तो सब इनके चेहरे से नकाब हट गया है ना, सब लोग समझ गए हैं कि ये कुछ करने वाले नहीं है, बस झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। ये तो क्या ये अली अनवर साहब मान के चला जाए कि जो फैसला कर लिया है जीतन राम मांझी ने, उससे एक तरह से आपके अलायंस को, जो 3 पार्टियों का है, उसको एक तरह से राहत मिली है? क्योंकि आपने खुद कहा कि अब कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी, सबको पता चल गया है कि अब वो एनडीए का हिस्सा होंगे, उसी हिसाब से सब सीधी हो गई है जी, सब सीधी हो गई है। तो एक तरफ जो है रिएक्शनरी लोग हैं, राइट विंग है, तो वो सब लोग जान गए, ये अच्छी बात है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि हम बीच में हैं, उधर जाएंगे कि नहीं, चले गए। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे कि उधर ही के हैं, तो ये साबित तो हो गया ना। अब उनके लोग, दलित बहुत सचेत हैं, बिहार के दलित बहुत उनमें बेदारी है, वो समझते हैं अपना दोस्त और दुश्मन समझते हैं। और 9 साल तक नीतीश कुमार जी ने जो दलितों के लिए जितना काम किया है, शायद देश में और कहीं नहीं हुआ हो उतना उनका पॉलिटिकल इम्पावर। लेकिन अली अनवर साहब, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बिहार के वोटर्स को है और दूसरे स्टेट पर, क्योंकि बिहार की सियासत की नजर तो पूरे हिंदुस्तान में रहती है कि ये नीतीश और लालू का की जो एक तरह से इत्तेहाद हुआ है, वो शायद ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाए और सीट शेयरिंग के मामले पर कुछ डिस्प्यूट हो सकता है।
नहीं, कोई देखिए, जब मन मिल जाता है ना तो ये सब चीजें वो नहीं होती है। एक पार्टी में सबसे पहला बात तो आप देखिए कि ये जो सबसे मुश्किल सवाल होता है कि नेता कौन होगा। तो नेता को कांग्रेस ने, आरजेडी ने, एनसीपी ने, सबने मान लिया कि नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे, वो मुख्यमंत्री को उम्मीदवार वो होंगे, वो लीड करेंगे इस कोalition को। तो ये मान लिया तो बाकी चीजें तो तय हो ही जाएंगी। और अब आप लोग उधर से यानी कि एनडीए की तरफ से नेता का ऐलान का मुतालबा भी कर रहे हैं। बीजेपी से पूछना चाहिए कि उनका नेता कौन है। जी बिल्कुल सही। बीजेपी कोई कर सकती है क्या नेता? किसी को हिम्मत है तो करे, देखे उसका घर में किस तरह से आग लगती है। और ऐसे भी झमेला सारा उन्हीं के यहाँ है। हम लोगों के यहाँ जो भी था वो तय हो गया और हम लोग काम में लग गए। बिहार की जनता का समर्थन है ना, तो कहाँ टिकेंगे हम लोगों के सामने। चलिए, सभी पार्टियां और सभी इत्तेहाद वोटर्स को राग़िब करने के लिए अपनी तरफ पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और जब वक्त आएगा, इलेक्शन होगा और फिर वोटों की गिनती होगी, तभी पता चलेगा कि बिहार की आवाम किसके तरफ है। बहुत बहुत शुक्रिया अली अनवर साहब हमसे बातचीत करने के लिए आपका। मुफीद जिलानी साहब, आपने सुना अली अनवर साहब को जो कि ये कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि जीतन राम मांझी ने पहले ही ऐलान कर दिया, इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी अभी नहीं हुआ है, अब सब कुछ क्लियर है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक बात जिसका इशारा आपने शुरू में किया था कि जो बैकवर्ड वोट है और इसकी सियासत बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में होती है, वो सारे के सारे एनडीए की तरफ नजर आ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो और अब जीतन राम मांझी जो कि महादलित का भी लीडर अपने आप को मानते हैं, तो इसका नुकसान इस अलायंस को होता हुआ साफ नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी की कोशिश, दरअसल बीजेपी पहले बहुत इत्मीनान से थी जी। जब तक आरजेडी और जेडीयू का इत्तेहाद के बाद में लीडरशिप को लेकर जो बयानबाजी हो रही थी, बीजेपी बहुत इत्मीनान से थी और खुदा ना खास्ता ऐसा होता और मजे ले रही थी एक तरह से। लीडरशिप का ऐलान जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस अगर नहीं करते तो इनको जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान और कुशवाहा को धता बताने में कोई देर नहीं लगती। लेकिन जैसे ही आरजेडी ने एक्सेप्ट कर लिया कि नीतीश कुमार की लीडरशिप में ही विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे और चारों पार्टियों का अलायंस हो गया, चारों पार्टियों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। तो बीजेपी ने बराबर बहुत तेजी से काम किया और अपने दो लीडर्स को वहां पर लगाया कि भाई किसी तरह ऐसा किया जाए कि कहीं ये लोग न छिटक जाएं, तो इन लोगों को बांध के रखा जाए। इसी में जीतन राम मांझी, क्योंकि पहले जीतन राम मांझी ने डिक्लेयर नहीं किया था, तो जीतन राम मांझी से भी डिक्लेयर कराया गया कि भाई मिलकर चुनाव हम लड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि लालू प्रसाद भी लगातार उनके रास्ते में। अब ये प्रेशर बनाने की कोशिश है लालू और नीतीश के गठबंधन पर कि देखिए ये जो वोट है, लेकिन बीजेपी के सामने एक बड़ी मुश्किल है जिसका इशारा अली अनवर साहब ने भी कहा कि चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को वो डिक्लेयर नहीं कर पा रही है और मैं समझता हूं कि वो बिना चीफ मिनिस्टरियल, आपको लगता है कि पर्सनालिटी क्लैश यहां पर भी है इस ग्रुप में भी? चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को वो चुनाव में डिक्लेयर नहीं करेगी और नतीजों के बाद पर रखा जाएगा, जैसे कि बाकी असेंबली इलेक्शन में रखा गया। वो ये बहाना करेंगे भाई देखिए हम असेंबली इलेक्शन में ऐसा नहीं करते हैं और हम बाद में मतलब वो करेंगे। उसकी वजह यह है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो अगली जातियों का वोट है वो इंटैक्ट है बीजेपी के साथ। और अगर मान लीजिए जिस तरह के सुशील कुमार मोदी का नाम चलाया जा रहा है या दूसरे लोग कुशवाहा साहब की तरफ से अपना नाम उनकी पार्टी चला रही है, कुछ लोग नंदकिशोर यादव का भी नाम ले रहे हैं या दूसरे, तो अगर इनमें से कोई होता है तो इंटैक्ट जो इनको खतरा है बीजेपी को कि हमारा स्वर्ण जाति का जो वोट है वो इंटैक्ट नहीं रह पाएगा। इससे बहुत ज्यादा परेशानी है बीजेपी में, जबकि दूसरा गठबंधन इससे पूरी तरह आजाद है। अब दूसरे गठबंधन को सिर्फ एक ही परेशानी है कि वो दलितों का वोट, पसमानदा तबके का वोट, वो कितना इन लोगों से छीन पाता है। ये बड़ी मतलब बात है जो अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने इन सब का वोट अपने हाथ, अपने कब्जे में कर लिया है एक तरह से। हालांकि अब सूरत हाल थोड़ी सी जरूर बदली भी नजर आ रही है, क्योंकि दूसरी रियासतों की तरह जैसे कि बातचीत होती रहती है, बिहार के अवाम भी एक साल की कारकर्दगी से बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं है। और जो दावा है जेडीयू और आरजेडी के लीडरान का और कांग्रेस के भी लीडरान का कि जो वोट इंटैक्ट था पहले
बैकवर्ड्स का, पसमानदा तबके का, वो फिर से इस अलायंस की तरफ आ रहा है। वक्त तो जैसे जैसे बदलेगा, सियासी मंजरनामा भी बदलेगा। हम ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मुफीज जिलानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे और फोन लाइन पर कुछ और हमारे मेहमान होंगे जिनसे हम बात करेंगे। तो फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी जनाब मुफीज जिलानी साहब। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी एक बयान देकर अपनी सालगिरह के मौके पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। उन्होंने वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार के ऐलान का चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार इंतखाब में आरजेडी और जेडीयू मिलकर बीजेपी को धूल चटा देंगे। चुनाव आता है तब पैकेज की बात लोग करते हैं, ये समूचा छलावा है। इसलिए जो चुनाव आ रहा है ये दंगल है, दंगल पूरा देश का ये दंगल यहाँ फरिया दिया जाएगा। तो सब हम इसीलिए हम लोग आप देखोगे कि हर तरह के हमारे ही घर के हम ही लोग के परिवार के नीतीश कुमार जदयू सारे लोग हम ही लोग बिखरे थे। इसका लाभ सांप्रदायिक ताकतों ने ले लिया। तो उस बिखराव को रोकने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं गठबंधन। उधर बीजेपी अपने सीएम उम्मीदवार को लेकर पसोपेश में है और इलेक्शन में बीजेपी का चेहरा कौन होगा इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। उन्होंने साफ किया है कि वो खुद सीएम के रेस में नहीं है। हड़बड़ी में गलती करना और बाद में पश्चाताप करना, ये नीतीश जी का एक स्वभाव है। मैंने पहले कहा कि आपका प्रश्न नेता के बारे में, तो मैंने स्पष्ट कहा कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और आज मैं रिपीट करूंगा, मैं कहीं नहीं हूं स्टेज पे। तो मुफीज जिलानी साहब, एक और बड़ा नाम रविशंकर प्रसाद भी रेस में अब नहीं है। तो कुल मिलाकर जो आपने कहा वही सूरत हाल है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तो हर पार्टी के तय करती है। इलेक्शन के पहले बीजेपी किसी नाम का ऐलान करेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। बिल्कुल, उसकी अगर मान लीजिए वो किसी अगड़ी जाति के लोगों को करते हैं जी, तो जाहिर है कि पिछड़ी जाति जो सुशील कुमार मोदी हैं, जिनको वहां का कद्दावर बीजेपी का नेता और जिन्होंने बीजेपी के लिए बहुत कुछ दिया है, बीजेपी को बहुत दिया है वहां पर, और नीतीश, लालू और वो एक तीनों एक साथ के मतलब साथी हैं जी। बिल्कुल, तो जनता में सब जानकारी है जनता को वहां की। तो अगर वो नीति उसको मोदी को इग्नोर करके किसी और को करते हैं
तो वहां पर मैसेज जनता में गलत चला जाएगा और वो वोट का बिखराव हो सकता है उनका। तो बीजेपी किसी भी, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी यही पार्लियामेंट जो रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का बहाना वो करते रहेंगे और अल्टीमेटली ये होगा कि साहब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा। यानी दूसरी रियासतों में जिस तरह से हुआ कि इलेक्शन के बाद लीडर का इंतखाब किया गया। एजाज अली साहब हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर साबिक एमपी फोन लाइन पर मौजूद है। एजाज अली साहब, जिस तरह से ये मामला सामने आया है जीतन राम मांझी का, तो उससे आपके अलायंस को कितनी तकवीयत मिली है या कितनी परेशानी हो रही है? देखिए, थोड़ी बहुत परेशानी की बात तो है ही, क्योंकि जब से लालू यादव ने ये कहा कि अब मंडल चलेगा, कमंडल नहीं चलेगा, जी जी, तो उन लोगों ने तब से निशाना बांध के कोशिश ये किया कि दलितों को इस बैकवर्ड क्लासेस के ग्रुप से अलग किया जाए जी। और उसी में इन लोगों ने मांझी का सहारा ले लिया है। अब मांझी जी को ये किसी तरह से दौड़ा रहा है पूरे स्टेट में कि किसी तरह से जो दलित हैं, महादलित हैं, उनको वोट को तोड़ो, कहो कि बैकवर्ड क्लासेस ने मेरा अपमान किया है। तो मुसीबत की बात तो है ही जरूर, क्योंकि मेरे ग्रुप का ही लोग टूटा है। लेकिन जब ये जनता परिवार दोनों मिल गए हैं, लालू यादव नीतीश कुमार, तो मेहनत करके फिर से इन लोगों को भी जोड़ने की मुहिम चलेगी। डॉक्टर एजाज अली साहब, आपका एक स्टेटमेंट काफी मशहूर हो रहा है मीडिया में, बार बार आप रिपीट भी करते रहे हैं। इसी चैनल के एक खुसूसी प्रोग्राम खुली बहस में भी आपने इस बात को कहा है कि 1975 में जेपी ने जिस तहरीक की क़यादत की थी, उसी तरह की एक तहरीक इस वक्त बिहार में चल रही है और 75 के जेपी वाला रोल जो है इस वक्त लालू प्रसाद अदा कर रहे हैं। तो किस तरह से लालू प्रसाद इसकी क़यादत करेंगे और ये अलायंस बिहार में कामयाब होगा? तो क्या रोल है वो लालू प्रसाद का? देखिए, लालू यादव सही माने में इस वक्त जेपी का रोल अदा करेंगे, जिस तरह से आपने बताया भी 1975 के आंदोलन में जैसे हुआ था जी। और ये कोशिश देखिए, उनके पास तो कुछ है नहीं ना, उनके पास लेने के लिए कुछ है कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे। लेकिन इतनी मुश्किल क्यों हुई नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करने में? काफी देर हुई। देखिए, इसमें बात साफ सुथरा है जी। लालू यादव के जो वोटर्स हैं जी, वो नीतीश कुमार के उस घेरे को देखना नहीं पसंद करते हैं जिस घेरे में रह के वो हुकूमत चला रहे हैं। साफ साफ बात यह है जी। अब नीतीश कुमार घोड़े के घेरे को छिड़ कर निकलना नहीं चाहते थे, तो नेचुरल है कि लालू यादव को ये प्रेशर देना पड़ा उन पर कि हम जब तक तुम अपने घेरे से बाहर नहीं निकलोगे तब तक हमारा वोटर्स तुमको साथ नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार एक राजनेता, वो राज चला सकते हैं जी जी। लालू यादव एक जननेता है, पूरे वोट को कैच करने में उनको महारत है। अब ये मौका है कि वो कुछ। डॉक्टर एजाज साहब, क्या नीतीश कुमार अब उस घेरे से निकल गए हैं? मुफीद जिलानी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आप हमारे साथ रहिएगा। आप ही की बात को पर रेफर करते हैं कि दबाव की सियासत की बात डॉक्टर एजाज अली कह रहे हैं, आरजेडी के लीडर, उनका ये कहना है कि इस तरह का दबाव बनाया गया था कि साफ तौर पर कहना है कि कुछ गलत लोगों के साथ काम करने का तरीकाकार गलत था, उस घेरे से बाहर निकालने के लिए उन पर दबाव डाला गया था। देखिए, ऐसा है कि ये तो चीजें जब गठबंधन होता है तो कुछ चीजें सामने आती हैं, कुछ फेस करने के लिए होती हैं, कुछ अंदर खाने होती हैं, कुछ सामने मीडिया में लाई जाती हैं, कुछ नहीं लाई जाती हैं। तो जब दो पार्टियों का गठबंधन हुआ, दोनों ऐसे पार्टियां जो पहले साथ थीं, लेकिन ऐसी पार्टी हो गई कि दोनों की धारा अलग हो गई। नीतीश बीजेपी से जा मिले और लालू प्रसाद जिन कांग्रेस का खिलाफ राजनीति शुरू की उस कांग्रेस के साथ जा मिले और फिर दोबारा आए, तो जाहिर है कि जब दोबारा से एक साथ होंगे कुछ चीजें शिकायतें होंगी। अब उसमें दबाव नीतीश जी, अगर एजाज अली साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ये दबाव डाला कि भाई आप उस घेरे से निकलिए, हो सकता है वो सब लालू जी के साथ भी कुछ गलत आदमी हो सकते हैं, सही आदमी हो सकते हैं, नीतीश जी के साथ भी गलत और सही आदमी हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह नीतीश की पार्टी ने भी दबाव डाला कि भाई हम अपने नेता को ही एक्सेप्ट करेंगे, आरजेडी के किसी नेता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस मामले में नीतीश की पार्टी, नीतीश का गुट, नीतीश ने भी राहुल गांधी से मिलकर आरजेडी पर दबाव बनाया। नीतीश जी के गुट कामयाब हो गया कि भाई हाँ, नीतीश को लीडरशिप हो गई। लालू ने एक मैसेज दिया कि भाई ठीक है, हम सांप्रदायिक ताकतों को या बंटवारा करने वाली ताकतों के खिलाफ हम कुर्बानी दे सकते हैं, हमारे घर का कोई आदमी किसी पद की दौड़ में नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है। वो चाहे दबाव किधर से भी हुआ हो, वो बात अब पीछे चली गई है। और एजाज अली साहब जहां कह रहे हैं जीतन राम मांझी को, मैं समझता हूं पॉलिटिकली ये चीज अभी
ठीक नहीं लगती कि अगर जिस तरह से अली अनवर साहब ने कहा कि जीतन राम मांझी का मामला साफ हो गया है और अब जनता के सामने शीशे की तरह साफ है मामला कि जीतन राम मांझी किसके आदमी थे। एजाज अली साहब अगर ये कहते हैं तो मेरे ख्याल में, हालांकि वो बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे मौके पर पॉलिटिकली करेक्ट मुझे नहीं लगता मामला। याद साहब, आपने तशवीश का इजहार किया है, जीतन राम मांझी है, उससे पहले 2 और दलितों के और पसमानदा के लीडर हो चुके हैं, तो बैकवर्ड वोट जो है खिसकता हुआ नजर आ रहा है आपके अलायंस की तरफ से। इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे, मुख्तसर में जानना चाहेंगे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, इसके लिए उस वोटर को जो महादलित वोटर्स है उस पर तो मांझी जी का असर पड़ेगा ही, और इसी वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी वाले सारा दांव खेलेंगे उन पर, उनको सीट के मामले में या उनको मदद, इकोनॉमिकल मदद करने में वो करेंगे मदद, ताकि किसी तरह से इस वोट को, दलित वोट को, जो जनता परिवार का वोटर रहा है उसको किसी से तोड़ के करके कमजोर करें इस ग्रुप को। ये तो करेंगे ही वो। जैसे जैसे उनकी बार्गेनिंग कामयाब होगी वैसे वैसे आप खुद कह रहे हैं कि आपके जो अलायंस है उसके लिए दर्दसर बढ़ेगा, क्योंकि ये जो वोट है जो कि बिहार की सियासत में और बिहार के इंतखाब में बहुत अहम रोल अदा करता है, वो खिसकता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर एजाज अली साहब आलमी समय के साथ बातचीत करने के लिए, और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मुफ्ती जिलानी साहब का भी कि आप आलमी समय के स्टूडियो में आए, इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करते हैं और आपको याद दिला दें कि आप हालात हाज़रा और आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.samaylive.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए